हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। ओम शांति शांति। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good evening to all of you. Today we shall discuss a very trending topic and the name of the topic is replacement of some criminal laws by the government of India. भारत की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के द्वारा भारत के कुछ आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है और इसके लिए 11 अगस्त 2023 को भारत के संसद के निम्न सदन लोकसभा में एक बिल या विधेयक लाया गया है। और बताना मैं चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से भारत में जो इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता 1860 और सीआरपीसी 1973 जो आपका आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, और इसी प्रकार से आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इन तीनों के स्थान पर नए कानून लाए जाएंगे। तो यह जो नया कानून लाया जा रहा है, पहला जो कानून है इंडियन पिनल कोड 1860, उसको रिप्लेस करके एक कानून आएगा जिसका नाम होगा भारतीय आपका न्याय संहिता। दूसरा जो कानून है वह आपका भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है, भारतीय जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, उसके स्थान पर एक दूसरा कानून आएगा जिस कानून का नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो है एविडेंस एक्ट के स्थान पर आ जाएगा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ी थोड़ी इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो देखो जो असली मुद्दा है वो यह है कि भारत एक लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी में देयर आर सम कंपल्सन्स बिफोर सम पॉलिटिकल पार्टीज। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के समक्ष कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और उन व्यवस्थाओं के आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं। हम लोग ये आज की जो यह वीडियो है, इस वीडियो में पड़ताल करेंगे कि यह जो भारत की सरकार के द्वारा ये विधेयक लाया गया, इस विधेयक में कितनी राजनीति है और कितनी है देशभक्ति। तो हम लोग इसके बारे में पड़ताल करने वाले हैं, लेकिन आइए हम लोग सबसे पहले इस विधेयक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2020 में जो भारत की वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार ने एक कमेटी गठित किया था, जो कमेटी है वह रणबीर सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। यह 5 सदस्यीय कमेटी थी और इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जांच पड़ताल करके बताओ कि भारत में जो यह 3 मुख्य आपराधिक कानून है, मतलब इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसमें किस प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस कमेटी ने जांच पड़ताल करके और जनता से जो है अपनी राय लेकर के इन्होंने अप्रैल 2022 में भारत की सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके बाद भारत की सरकार ने क्या किया, इस पर बातचीत किया आपस में, और इसके बातचीत करने के बाद इसका एक मसौदा, इसका एक बिल जो है बिल तैयार किया गया, और जिस बिल को 11 अगस्त 2023 को भारत की संसद के निम्न सदन में भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन पिनल कोड 1860 है, यह 1860 की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वह होती है आपकी 1834 के एक अधिनियम के माध्यम से। अधिनियम तो कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर 1834 में भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। यह जो विधि आयोग गठन किया गया, यह विधि आयोग का गठन लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में किया गया था, जिसके बारे में प्रावधान किया गया था चार्टर 1833 में। तो इस विधि आयोग ने क्या किया, इस विधि आयोग ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। उस रिकमेंडेशंस में अपराध क्या है, उसकी परिभाषा, और उसके लिए क्या समुचित दंड हो सकता है, इसके बारे में प्रावधान किए गए थे। भारत के गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड जो मैटकॉफ थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन इसको पारित नहीं किया जा सका। इसके बाद ये लंबे समय तक चर्चा में रहा। इसके बाद एक बहुत बड़े न्यायविद थे जिनका नाम था बर्नस पीकॉक, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई 1850 के दशक में, और उसके बाद उसके जो संस्तुतियां थी उन सबको मिला करके 1860 में भारतीय दंड संहिता बनाई गई। मैं बताना चाहता हूं कि 6 अक्टूबर 1860 को यह जो है यह पारित हो गया था, और 1 जनवरी 1862 को इसको लागू कर दिया गया। कई बार इसमें संशोधन किए गए, और आपको बताना चाहूंगा कि भारत की आजादी के बाद भी इसको हम लोगों ने कंटिन्यू करके रखा हुआ है। दूसरा जो आपका है वह है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। भारत में जैसे बताना मैं चाहूंगा कि जो अपराध है, तो अपराध में अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध में जो अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ
किस प्रकार से एफआईआर दर्ज होगी, इसी प्रकार से उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, उसका जो एनालिसिस है किसी भी अपराध का, किस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाएगा, न्यायालय की प्रक्रिया किस प्रकार से चलेंगी, इन सारी बातों के बारे में इसमें चर्चाएं की गई हैं। 1882 में सबसे पहले इसको लाया गया था, फिर 1896 में इसको पूरी तरीके से 1898 में इसको पूरी तरीके से ओवरऑल किया गया। लेकिन बताना चाहूंगा आज़ादी के बाद 1973 में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था, इस कारण से इसका नाम हो गया था CRPC 1973। तीसरा है एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम। यह जो है साक्ष्य अधिनियम में बताना मैं चाहूंगा कि जो साक्ष्य अधिनियम है, इस साक्ष्य अधिनियम में किस प्रकार से जो गवाहियां होती हैं उसमें किस प्रकार से गवाहियां होंगी, किन किन गवाहियों की मान्यता हो जाएगी और क्या इसकी सब सारी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में 1872 में कानून बना करके इसको संहिताबद्ध किया गया था। इसका नाम था एविडेंस एक्ट और यह आज भी भारत में चल रहा है। अब मैं बताऊं कि जैसे देखो इंडियन पिनल कोड है IPC 1860, इसमें कुल मिलाकर के आपको 511 धाराएं हैं। जो नया कानून आ रहा है 2023 का, इस 2023 का जो कानून आएगा, इस कानून में कुल मिलाकर के 356 धाराएं होंगी। कुछ धाराओं को इसमें डिलीट किया गया है, कुछ धाराओं को जोड़ा गया है, इस प्रकार से धाराओं के जो नंबर हैं वो बदल गए हैं। दूसरी बात यह है कि नंबर जो है बदल जाएंगे, सॉरी। दूसरी बात यह है कि जो अपराध प्रक्रिया संहिता है, इसमें 484 जो है वह सेक्शन से अनुच्छेद है और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुल मिलाकर के बहुत सारे सेक्शंस में जोड़े गए हैं, कुछ को इसमें से निकाल दिया गया है और वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें कुछ 537 जो है वो सेक्शन धाराएं होंगी। जो एविडेंस एक्ट है उसमें 167 जो है वो आपके अधिनियम है और या फिर आप कह सकते हो कि उसमें 167 सेक्शन धाराएं हैं, उन धाराओं का स्थान पर कुल मिलाकर के 170 धाराएं होंगी। देखो मैं बताना चाहूँगा कि जो इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें की गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें कुछ जो अपराध है जैसे कि मॉब लिंचिंग, जिसमें भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को पीट कर मार दिया जाता है, तो इसके लिए हो गया कि 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो इसको मॉब लिंचिंग माना जाएगा और इसके लिए प्राणदंड तक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज ए वेरी वेलकम स्टेप टेकन बाय दैट कमिटी। इस समिति ने जो रिकमेंडेशन दिए, इस रिकमेंडेशन जो है बहुत अच्छा रिकमेंडेशन माना जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो कुछ महिला के संबंध में, कुछ बच्चों के संबंध में जो अपराध है उसके लिए जो दंड है उस दंड को बढ़ा दिया गया है और इसी प्रकार से जो राजद्रोह था पहले, अब यह था कि राजद्रोह को अभी भी, हालांकि राजद्रोह नहीं रहा, अब ये कहा गया कि देशद्रोह के लिए, और देशद्रोह के लिए जो सेक्शन 124A में, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 124A में जो दंड की व्यवस्था की गई थी उसको हटा करके अब यहाँ पर धारा 150 में ले जाया जाएगा और यहाँ पे इसको परिभाषित किया गया है। और इसमें यह है कि यह सरकार ये प्रयास कर रही है कि कम से कम व्यक्तियों को इसके अंदर जो है लाया जाए ताकि व्यक्तियों को जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो वाक व्यक्ति स्वतंत्रता है, वो उनकी बनी रहे। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जो मुद्दा मैं आपसे उठाना चाहता हूँ वो मुद्दा देखो कुछ और है। मुद्दा यह है कि जो यह अधिनियम लाए जा रहे हैं, क्या इसको हटाने की जरूरत थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो भारतीय न्याय संहिता की बात की जा रही है 2023 की, अगर पारित हो जाता है तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें ठीक है कुछ धाराओं को जोड़ने की जरूरत थी, कुछ को हटाने की जरूरत थी, लेकिन इसको नाम को बदलने के पीछे हमें कोई लॉजिक या तर्क समझ में नहीं आता। दूसरी बात है कि जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है 1973 में जब भारत की सरकार ने इसको आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 इसको कर चुकी है, तो फिर इसका नाम जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता जो है वो करने के पीछे मुझे लॉजिक या तर्क समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो तो ऑलरेडी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका, इसका हिंदी अनुवाद है, आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसका नाम बदल दिया। तो पहली बात देखो कि सरकार ने इसको नाम बदला है। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन हमेशा समय के साथ में परिवर्तन जो हमेशा होना चाहिए, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसमें यहाँ पे परिवर्तन करना चाहिए था, कुछ सेक्शंस को हटाने की, कुछ सेक्शन को मिटाने की, कुछ सेक्शन को बदलने की जरूरत यहाँ पर निश्चित रूप से थी। लेकिन सेक्शंस के जो नंबर थे उस नंबरिंग को चेंज करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में लगभग 13 लाख जो है इसमें प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स हैं, उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप एज्यूम कर लीजिए। भारत में हर साल 60 से लेकर 70 हज़ार तक लॉ ग्रेजुएट बनते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, कितना उनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, आप समझ सकते हो। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जो 124A था IPC का सेक्शन, वो आपका हो जाएगा
एक सेक्शन नंबर 150, जो आपका 302 था मर्डर के लिए, वह जो धारा हो जाएगी, वह धारा आपकी 99 हो जाएगी, और जो 420 था वो धारा आपकी हो जाएगी 116। तो मेरा यहाँ पर देखो कहना यह है कि भारत की सरकार दिखावे पर ज्यादा शायद विश्वास करती है। यदि नेकनियती से काम किया जाता तो मेरा कहना था कि दिस इज ए वेरी वेलकम स्टेप। इस सरकार ने कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का धारा 370 को इन्होंने क्या किया, जो अनुच्छेद 370 को डाइल्यूट करके जम्मू कश्मीर को मिलने वाले जो विशेष राज्य का अधिकार था उसको इन्होंने एक प्रकार समाप्त किया। दूसरी बात है, नई शिक्षा नीति लाई गई। तीसरी बात यह है कि जो ट्रिपल तलाक है, उस ट्रिपल तलाक को, जो तलाक़े बिद्दत था, तलाक़े बिद्दत के स्थान पर जो है उसको कुरान के हिसाब से किया गया। इसी प्रकार से महिलाओं के बारे में कुछ अच्छे कानून बनाए गए हैं। तो ये सारी वेलकम स्टेप है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार की जो देशभक्ति वाली जो बातें हैं, इन बातों में का जो है पोल जो है कहीं न कहीं खुल जाता है। पहली बात बताना चाहता हूं कि देखो, यह देश जो है, वो देश जो है युवाओं से बना हुआ है। यह युवाओं का देश है, और जिस देश में युवा अगर कुंठित होंगे, अगर युवाओं को फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार जो है वो देश के बारे में नहीं बल्कि राजनीतिक अपनी पार्टी और अपने पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के बारे में ज्यादा अधिक सोच रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1991 में भारत में जो बेरोजगारी की दर थी वह थी 6.7%। अगर आज हम लोग बात करें तो 2022 में बेरोजगारी की जो दर है, और 2023 में बात करूंगा, अभी हाल फिलहाल में बेरोजगारी की जो दर है यह 9.8%, सॉरी ये 7.8% बढ़ गई है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की लंबी लाइन लगती चली जा रही है। सरकार को सबसे पहले इन सारी बातों से हट करके सबसे पहले रोजगार के अधिक से अधिक सृजन के लिए पर ध्यान देना चाहिए, ताकि युवा कुंठित न हो, युवा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो। दूसरी बात बताना मैं चाहूंगा कि अगर हम बात करें अगर जिस कानून पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है, सेडिशन एक्ट के बारे में, जो 124A में था भारतीय दंड संहिता, अगर मैं बात करूं तो बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक जो सेडिशन के एक्ट लगाए गए, जो सेडिशन की धारा लगाई गई, यह इसी सरकार में लगाई गई। 2015 से लेकर के 2000 यदि हम लोग बात करें 22 तक में, तो इसने 6 सालों के अंदर, मैं बताना चाहूंगा कि इस 6 साल के अंदर कुल मिलाकर के 548 केसेस जो है वह दर्ज किए गए। 548 जो है केसेस दर्ज किए गए, और इन 548 में सिर्फ 7 लोगों को कन्विक्ट किया जा सका। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने गलत लोगों को इसमें इम्प्लीकेट किया गया, कितने गलत लोगों को इसमें फंसाया गया। अगर आप किसी भी राष्ट्र में रहते हो और अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उस लोकतंत्र का आपके लिए कोई भी मूल्य नहीं है। नंबर 3 मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है, उसकी अगर बात करें हम लोग, तो भारत में 2022 में जो क्राइम का रेट बढ़ा गया है वो 15% बढ़ा हुआ है। नंबर 4 मैं आपको बताना चाहता हूं कि महंगाई जो है दिन प्रतिदिन आसमान को छूती चली जा रही है, और जाहिर सी बात है कि अगर सरकार इन सारे मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी तो जनता का विश्वास जो है सरकार के ऊपर टूट जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो एक रिपोर्ट है भारत में प्रेस इंडेक्स के बारे में, तो प्रेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, उस प्रेस इंडेक्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के आधार पर अगर बात की जाए तो 2021 में भारत का स्थान जो है दुनिया में 142वां था, जो घट करके 150वां हो गया है। तो सरकार को इन सारी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और मैं कहना चाहता हूं कि बदलाव करना बहुत जरूरी था। दिस इज ए वेरी वेलकम स्टेप, लेकिन कानून का नाम और सेक्शंस को बदलने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। इससे बहुत अधिक मैं कहता हूं कंफ्यूजन पैदा होंगे, इससे बहुत अधिक जो है बाधाएं पैदा होंगी, और जाहिर सी बात है कि सरकार शायद ये बताना चाहती है लोगों को, जनता को, कि बदलाव हम करना चाहते हैं। हम गुलामी की जो गंध है, जो गुलामी की जो जंजीरें हैं, जो गुलामी की जो यादें हैं, उन यादों को हम मिटाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गुलामी की जो यादें हैं उसको 1947 में ही मिटा चुके हैं। गुलामी की यादें अंग्रेजों के जाने के साथ ही खत्म हो गई। अंग्रेजों ने भारत में जो भी व्यवस्था लाई, उस व्यवस्था के लिए हमने बहुत पैसे लगाए, वो हमारे धन संपदा के आधार पर ही सारी चीजें बनाई गई थी। सरकारें आती, सरकारें जाती हैं। वो विदेशी सरकार थी जो चली गई, और उसके साथ ही भारत से अंग्रेजियत भी चली जानी चाहिए थी। भारत से उसके साथ ही एक गुलामी की जो बातें हैं वो खत्म हो जानी चाहिए थी। नामों को बदल देने से हमें लगता है गुलामी नहीं जाएगी। जब सरकार नीति के साथ काम करेगी, जिस औपनिवेशिक शासन को ध्यान में रख कर उन्होंने कानून बनाए थे, उस कानून को जब परास्त किया जाएगा, तो उसका जब क्रियान्वयन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि हम
कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों का कानून और अंग्रेजियत उसी दिन से खत्म हो गई जिस दिन से अंग्रेज चले गए। लेकिन यहाँ पर तो हमें यह समझ में आता है कि समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, वैसे वैसे भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, जितनी पार्टियों ने भारत के राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर राज्य किए, सभी पार्टियों का कमोबेश एक ही उद्देश्य रहा है, अपने राजनीतिक हित को अधिक से अधिक प्रश्रय देना। और चाहे वह किसी भी नाम पर किया जाए, चाहे वह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हो या फिर हिंदू तुष्टीकरण की नीति हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।